पूर्व कैप्टन बलविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद। सर, जब आप सेना में थे उस समय और अभी आप जब रिटायर हो गए तो उस समय सेना में क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्या परिवर्तन हुआ उस समय और अब के समय में? जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। आज में सेना में क्या परिवर्तन देखते हैं, तो मूल रूप से सेना में जो परिवर्तन आए हैं वो ये है कि जो पुराने सैनिक थे उस समय पर हमारे पास मूलभूत सुविधाएं बड़ी कम थी, जैसे कि इक्विपमेंट, आर्म्स एंड अम्युनिशन और व्हीकल्स, ये सब हमारे पास बहुत कम थे। लेकिन ज़रूरत सेना को ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे दोनों तरफ, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों तरफ से हमें लगातार चुनौतियां मिलती रहती हैं। इसलिए हमें उन्नत और आधुनिक वेपन्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता थी। लेकिन हाल के पिछले कुछ दिनों में जो वर्तमान सरकार है उसने काफ़ी आधुनिक वेपन, आर्म्स एंड अम्युनिशन उपलब्ध कराए हैं सेना को, जिसकी बदौलत आज सेना पहले से कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन एक बात जो है वो हमेशा बनी रहेगी, एक जो चुनौती है वो हमेशा बनी रहेगी कि हमारे देश का जो टेरेन है वो टेक्नोलॉजी से कवर नहीं होगा। हमारे देश की जो इन्फेंट्री है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इन्फेंट्री मानी जाती है। यदि उसके साथ सरकार ने या देश के किसी भी तंत्र ने छेड़छाड़ करके उसे कमज़ोर बनाया तो देश को इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए इन्फेंट्री की जो तादाद है उसमें कमी करना या उसकी ट्रेनिंग में कटौती करना, ये पूरी तरह से देश की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ हो। जैसा कि आजकल देखने में आया है, पीछे 2 साल कोविड काल रहा और उसमें जो मैच्योर्ड रिटायर जाते हैं सैनिक वो लगातार जाते रहे और भर्तियां हुई नहीं सेना में। और हम देखते हैं कि हमारी बटालियन और हमारे रेजिमेंट से हमारा आज भी संपर्क बना रहता है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ की कमी आ गई। एक बटालियन में लगभग 800 से 1200 सोल्जर्स की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आज की डेट में वो स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो जो इन्फेंट्री की स्ट्रेंथ है उसे टेक्नोलॉजी से पूरा नहीं किया जा सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वर्तमान सरकार और देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सेना की स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे। यदि कहीं कम है तो उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जो हमारे देश के मुख्य सचिव हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्हें ज़मीनी बातों का पता नहीं होता है। और यहाँ तक भी मानना है मेरा कि हमारे जो कोर सेना में जो कुछ कोर होती हैं उनके जो अधिकारी हैं उनको भी ज़मीनी हकीकत का पता नहीं होता। मैं सेना में जब गया था, मैंने सियाचिन में भी रहा हूँ, मैं सियाचिन में सेकंड ग्लेशियर में रहा, उसके बाद करगिल वार में भी रहा मैं। तो करगिल वार में हमने बड़ी चुनौतियों को देखा और कम संसाधनों, कम इक्विपमेंट और बेहद पुराने हथियारों के साथ हमने अपने जो क्षेत्र था उसको वापस लिया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को बहुत बुरी लताड़ लगाई, पाकिस्तान को भूखी खानी पड़ी, पाकिस्तान को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। और भारतीय सेना ने अपना क्षेत्र पूरा वापस लिया, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा माना। यहाँ तक कि अमेरिका से जो डेलीगेशन इंडिया में आया, जिसने पॉइंट टू पॉइंट जाकर भारतीय सेना के जो एडवांस करने का तरीका है, लड़ाई की जो नीति है, उस सबको देखा कि हमने कैसे कारगिल में ऊंची ऊंची चोटियों को वापस लिया। इसके बाद जो आज की बात है, आज के जो हमारे सैनिक हैं, ऐसा लगता है कि वो जो युवा है कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। यदि ट्रेनिंग का दर्जा वो ही रहे, जैसा कि जब हमने ट्रेनिंग की थी, सेना में जो ट्रेनिंग है वो बड़ी टफ होती है, तो सैनिक को ट्रेंड करने का दर्जा वो ही बना रहना चाहिए। चाहे आप कैसा ही भी सैनिक भर्ती कर दें, वो सब अच्छे हो जाते हैं लेकिन टर्नओवर भी उनका होना चाहिए, क्योंकि सैनिक को
जो सेना है उसके वेपन्स ट्रेनिंग, वेपन हैंडलिंग, ड्रिलिंग, इस वेपन्स के आधुनिकीकरण पर इस वर्तमान सरकार का जोर रहा है। जैसे कि पहले अधिकांश वेपन हमारे देश में इंपोर्ट होते थे। एक और चीज़ पे जोर रहा है कि अभी सभी वेपन लगभग हमारे देश में ही बन रहे हैं, वो कम लागत में बन जाते हैं और समय से उपलब्ध हो जाते हैं। जब हम सेना में थे तो पहले तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उसमें सीधा सीधा लोहे की प्लेट डालते थे, लेकिन उसके बाद तो बड़ा आधुनिक हो गया है मामला। आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट हो, चाहे छोटी सी राइफल हो, तोप हो, देखिए धनुष जैसी तोप भी हमारे देश में बन गई है, जिसका रेंज लगभग 40 किलोमीटर है, बोफोर्स से भी ज़्यादा रेंज है, ऑटोमेटिक है और फायर पावर भी उसका अच्छा है। ऐसा ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन और भी सभी वेपन्स आजकल हमारे देश में बन रहे हैं। तो इस बात के लिए तो मैं वर्तमान मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अच्छा किया, लेकिन साथ ही मैं जो है वर्तमान सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिकों की जो सुविधाएं हैं उनमें कटौती मत करिए, क्योंकि सैनिक जीवन बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। एक जो सैनिक है, सैनिकों के ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म हमारी साउथ वेस्ट कोर ने बनाई थी, तो उसमें दिखाया गया था कि सैनिक का लाइफ क्यों कम होता है सिविलियंस की वजह से, क्योंकि हम ऐसी विषम परिस्थितियों में रहते हैं कि लगभग एक सैनिक आम नागरिकों के बजाय लगभग 8 से 10 साल कम जीता है, उससे पहले ही वो चल बसता है। तो मैं पुनः वर्तमान सरकार से आग्रह करूंगा कि सैनिकों की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें कटौती ना करें। ऐसा है सर, मैं अग्निवीर के बारे में जानना चाहती हूँ। सर, जो नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर जो योजना चलाई उसे लेकर आपका क्या कहना है सर, वो सही है या गलत है? अग्निवीर का मामला ऐसा है कि इसमें यदि सरकार सेना की स्ट्रेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, जो रेगुलर आर्मी हमारी 13 लाख या 12 लाख है, यदि वो बरकरार बनी रहे और उसके अलावा अग्निवीर चलते रहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अग्निवीर 4 साल जब सेना में नौकरी करके आएगा तो वो कम से कम समाज को एक अच्छा नागरिक मिलेगा, वो समाज को गाइड कर सकता है, उन्हें रोजगार स्थापित कर सकता है और स्वयं का जीवन बिता सकता है सही ढंग से। लेकिन बात यह है कि सेना की जो रेगुलर स्ट्रेंथ है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए अग्निवीर की आड़ में, क्योंकि अग्निवीर जो है रेगुलर आर्मी का विकल्प नहीं हो सकता जो हमारा, क्योंकि इसका कारण है मैं सेना में रॉकेट लॉन्चर का फायरर रहा हूँ। जब मैं रिटायर हुआ उस साल में मैं अपनी कंपनी को फर्स्ट करके आया था बटालियन को। 2 राउंड मिले थे, 2 में से 1 राउंड हमने टारगेट में हिट किया, स्टैंडिंग पोजीशन से नहीं लगा, अच्छों को नहीं लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि उन चीज़ों को सीखने में एक सैनिक को लगभग 10 साल लग जाते हैं और 10 साल में तो एक जो नागरिक है वो सैनिक बन पाता है। तो अग्निवीर जो हमारे रेगुलर सैनिक है उनका विकल्प नहीं है। वो बात सही है कि अग्निवीर आपने भर्ती किया, उसको रोजगार मिलेगा, रिसेटलमेंट होगा, वो सही है, लेकिन उसको विकल्प न समझा जाए रेगुलर। अग्निवीर के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अग्निवीर भर्ती किए इस सरकार में, तो जो आने वाले समय जो रिटायर्ड फौजी हैं, सैनिक हैं, उनको जो सुविधाएं हैं, ECH की सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, तो ये तो सारी जब इनको नए लोगों को नहीं मिलेगी तो पुराने लोगों को भी अपने आप बंद हो जाएगी ना, फिर वो तो सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, ये आपने सही सवाल कहा है कि जो अग्निवीर है उसको एक तो सैनिक का दर्जा नहीं है, सैनिक का दर्जा नहीं है, दूसरा उसको कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, और हालांकि उसको अभी विरोध के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज और अन्यत्र जगहों में 10% रिजर्वेशन तो दे दिया रिसेटलमेंट के लिए, लेकिन जो सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं है, और यहाँ तक कि उसे शहीद का दर्जा भी नहीं है। इसीलिए अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था पिछले सवाल के जवाब में कि जो अग्निवीर है वो रेगुलर आर्मी का विकल्प नहीं है। क्यों? जब देश का युद्ध छिड़ेगा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या चाइना से, तो मुझे नहीं लगता है कि अग्निवीर युद्ध के मैदान में टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक तो उसके पास अनुभव नहीं है, दूसरा उसके पास जो एक सैनिक का कवच है, यानी सैनिक का कवच क्या कि उसे शहीद का दर्जा, उसके परिवार को फैमिली पेंशन, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो एक तो उसको सम्मान तो चाहिए ही चाहिए, सम्मान जब मिलेगा जब उसे शहीद का दर्जा मिले, उसके परिवार को पेंशन मिले, उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए
यदि एक अग्निवीर शहीद हो गया, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बच्चों को अपने पिता की जगह कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, PCH यानी इलाज की सुविधा नहीं है। तो मैंने अभी हाल ही में जो कहा था कि अग्निवीर रेगुलर जो हमारा सैनिक है उसका विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि यदि ऐसी परिस्थिति देश के सामने आई तो अग्निवीर शायद ही 5 या 10% जो सेना है उसका साथ दे पाए। इससे ज़्यादा नहीं लगता है मुझे कि इससे ज़्यादा लोग टिक पाएंगे वहाँ, क्योंकि इनके पास अनुभव नहीं है, इनके पास जो रेगुलर आदमी है जो उसके पास कवच होता है एक सुरक्षा का, वो नहीं है। आगे चल के क्या हो सकता है संभव कि अग्निवीर भी समाप्त हो जाए? जो अग्निवीर योजना है नरेंद्र मोदी सरकार की, तो आगे चल के क्या वो भी समाप्त होने की संभावना है कि समाप्त कर दी जाएगी? देखिए, मैंने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया था कि यदि सेना की रेगुलर जो स्ट्रेंथ है उसके अलावा भले ही सरकार 50 लाख अग्निवीर भर्ती करे, उससे तो देश मजबूत होगा। यदि देश को मजबूत करना है तो अग्निवीर को रेगुलर रखना चाहिए, लेकिन सेना की स्ट्रेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं, वो नहीं करनी है। तो हो सकता है ये सरकार के ऊपर कि सरकार यदि चाहे तो इसको ख़त्म भी कर सकती है इस प्रक्रिया को। अभी तो ट्रायल है, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब सेना में ये जाएंगे, जो वहाँ अधिकारी हैं और जो उस्ताद हैं वो सब इनके रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद फीडबैक आएगा गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट विचार करेगी जो भी करना है। सर, आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा। पहले जब सेना में भर्ती होती थी तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था शायद, और अभी जो भर्ती हो रही है अग्निवीरों की तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है सर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो हमारी सिविल पॉपुलेशन है उसको सेना के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट तो अंग्रेजों के ज़माने के समय से ही मांगा जाता रहा है। अंग्रेजों ने कौम के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया था, जैसे कि वर्तमान में भी हमारे देश में जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है। जो इस तरह की रेजिमेंट हैं उनमें जाति के आधार पर भर्ती किया जाता है और वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो अंग्रेजों के ज़माने के समय से ही मांगा जाता है। अच्छा, इसमें इसका कारण ये है कि हमारे ही देश में कुछ जातियाँ बड़ी लड़ाकू हैं। लड़ाकू का मतलब कि वो लड़ने में बड़ी माहिर हैं, जैसे कि जाट रेजिमेंट है, उसने करगिल वार में अपना लोहा मनवाया। 1962 में जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जितनी भी कौमी पलटन है, कौमी रेजिमेंट है, एक कौम के नाम से है, उन्होंने 1962, 1965, 1971 और हाल ही में 1999 में हुए कारगिल युद्ध में लोहा मनवाया अपना। इसी कारण चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो, उनको जाति के आधार पर भर्ती करना या जाति के आधार पर रेजिमेंटों का गठन करना, ये जो है ज़रूरी है। यानी ये इस प्रक्रिया को हटाना संभव नहीं है कि वो जाति के आधार पर भर्ती ना करें, ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा करेंगे तो फिर देश को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे ही देश में कुछ जो है मिश्रित रेजिमेंट जो मिक्स हैं कई जातियों के, उनमें कंपनियां भी मिक्स हैं, तो वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा प्रदर्शन लड़ाई के मैदान में जो कौमी रेजिमेंट है या कौमी बटालियन है वो कर पाते हैं। इसका मेन कारण ये है, और मेरे ख्याल से जाति के आधार पर भर्ती कम से कम सेना में तो नहीं हटाया जा सकता इस पर। सर, जैसे तो इसका मतलब ये है कि जो यादव जाति के लोग हैं वो भी अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए सेना में, तो वो सही मांग कर रहे हैं सर? हाँ, देखिए, हाल ही में हमारे जनपद बुलंदशहर के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव वो ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे और वो पठालिक में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और हम भी उनके बराबर में वहीं हमारी 11 राजनीफ थी, हम भी अपना तुर्तुक में प्रदर्शन कर रहे थे, सब सेक्टर हनीफ।
उसमें हम प्रदर्शन कर रहे थे, तो योगेंद्र सिंह यादव उनको लड़ाई के मैदान में 17 गोलियां लगी और टाइगर हिल पर कब्जा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो भी इस मांग को लेकर देश में भ्रमण कर रहे हैं कि जब जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, यानी सभी जातियों के लिए रेजिमेंट है, तो यादवों के लिए रेजिमेंट क्यों नहीं। तो मांग देखिए जायज़ है, यादव भी मार्शल कौम है और वो अपनी मांग कर सकते हैं। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया, जैसा कि योगेंद्र यादव है या और यादवों की कंपनियां हैं कई रेजिमेंट में, तो उनकी मांग है। अब इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये सरकार को ऊपर सरकार क्या करती है।